हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लॉज्ञान चैनल पर। मैं सुप्रिया मणि शुक्ल। आज डिस्कस करेंगे हम लोग समरी ट्रायल के बारे में, जो हम लोग सीआरपीसी के टॉपिक मेंस के कवर कर रहे हैं। बल्कि मेंस, प्री इंटरव्यू तीनों लेवल पे ये कवर हो रहा है, क्योंकि तीनों में ही आपको क्वेश्चन इससे बन जाएगा। तो समरी ट्रायल के बारे में सब कुछ, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर होगी। आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो की अगर जो मटेरियल यूज हुआ है, इसकी अगर आप PDF पाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसकी PDF भी पा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो उसमें PDF मिल जाएगी, वो बिल्कुल निःशुल्क है। ठीक है, तो समरी ट्रायल, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं संक्षिप्त विचारण क्या है। संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, कौन से मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, और संक्षिप्त विचारित मामलों के क्या प्रारूप होगा, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। तो संक्षिप्त विचारण का जो वर्णन है वो सीआरपीसी में दिया गया है। सीआरपीसी के अध्याय 21 में संक्षिप्त विचारण दिया गया है। धारा 260 से 265 तक संक्षिप्त विचारण से संबंधित प्रावधान है। प्री के 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक तो आपसे चैप्टर का नाम पूछा जा सकता है, जैसे MP में, राजस्थान में यहाँ चैप्टर के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो चैप्टर ऑप्शन में हो सकता है, तो आपको 21 याद होना चाहिए। और सेक्शन भी पूछा जाता है कि समरी ट्रायल कहाँ से कहाँ तक दिया गया, तो धारा 260 से 265 तक संक्षिप्त विचार से संबंधित है। संक्षिप्त विचारण में वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो समन मामलों के विचारण में निर्धारित है, बट ये कुछ मामलों में इसमें अंतर होता है। समन मामलों के में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही संक्षिप्त विचारण में अपनाई जाती है। क्या अंतर होता है हम आगे देखेंगे, परंतु उसका रूप, उसका भी लघु और न्यून और संक्षिप्त रूप है। तो समझ गए, संक्षिप्त समन मामलों की प्रक्रिया है, बट समन मामलों में हम जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसका भी जो सिंपल रूप है, जो संक्षिप्त रूप है, वो अपनाया जाता है। प्रक्रिया के तौर पर संक्षिप्त विचारण नियमित विचारण का लघु या न्यून रूप है। छोटे मामले में समय की बचत के लिए इस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। किस प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है? संक्षिप्त विचारण का। अब प्रश्न उठता है, ये तो हमने देख लिया संक्षिप्त विचारण क्या है और संक्षिप्त विचारण कैसे होता है और संक्षिप्त विचारण की आवश्यकता क्यों है। जैसे छोटे छोटे मामले हैं उनको हम उसी तरीके से जैसे नॉर्मल ट्रायल चलता है वैसे नहीं चला सकते। आप जानते हैं कि जुडिशरी पर कितना ज़्यादा केसेस का बर्डन है, इसलिए समरी ट्रायल का जो एक प्रोसीजर है, इसके द्वारा हम इस बर्डन को भी कम कर सकते हैं और संसाधनों को, जो समय का संसाधन है और जो पैसे का संसाधन है, इन दोनों की बचत भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, आपसे पूछा जाता है संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। इससे प्री में भी क्वेश्चन बनता है, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। तो संक्षिप्त विचारण न्यून प्रक्रिया है और इसमें जोखिम की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि आप जल्दी में कोई कार्य करते हैं तो आप जानते हैं कि जल्दी में कोई कार्य कौन व्यक्ति ज़्यादा अच्छा कर सकता है, जो उस कार्य को कई बार कर चुका हो पहले, या फिर जो उस तरीके के कार्य को पहले कर चुका हो। तो इसमें जोखिम ज़्यादा रहता है। तो जोखिम ज़्यादा होने पर हमें एक्सपर्ट, वरिष्ठ व्यक्ति या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर संहिता की धारा 260 में प्रावधान किया गया है कौन कौन संक्षिप्त विचारण कर सकता है। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब कोई CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोई महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया हो, कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसे इस बारे में एम्पावर्ड किया गया हो, कोई सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के साथ क्या शर्त लगी हुई है? उच्च न्यायालय द्वारा किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ नहीं, तो किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने रहित या सहित 6 माह से अनधिक कारावास से दंडनीय है, और ऐसे अपराध के दुष्प्रेषण या प्रयत्न का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा। तो 4 हो गए। सबसे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब CJM, दूसरे महानगर मजिस्ट्रेट, तीसरे प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ये तो नॉर्मल हो गया। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट तब वो संक्षिप्त विचारण कर सकेगा जब हाई कोर्ट द्वारा इसको विशेष रूप से एम्पावर्ड किया गया। लेकिन ये केस हाई कोर्ट भी इनको कितना एम्पावर्ड कर सकता है? 6 माह के कारावास या जुर्माने से दंडनीय अपराध का संक्षिप्त ट्रायल करने के लिए एम्पावर्ड कर सकता है। तो इस तरीके से क्लियर है कि हमने 4 जो श्रेणियों के मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा मजिस्ट्रेट जिसे संक्षिप्त विचारण की शक्ति नहीं प्राप्त है, विचारण करता है, तो उसके द्वारा किया गया विचारण धारा 461 या के अनुसार शून्य होगा और इस दौरान उसके द्वारा की गई कार्यवाही भी शून्य होगी। आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है संक्षिप्त विचारण में, आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या संक्षिप्त विचारण अगर किसी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है जिसको इसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो क्या परिणाम होगा? तो अब यहाँ पे मैंने उसका आंसर लिखा हुआ है कि धारा 461 यहाँ के अनुसार ऐसा विचारण शून्य होगा और उसके द्वारा की गई कोई भी कार्यवाही इस विचारण के दौरान वह भी शून्य हो जाएगी।
अच्छा, मान लो कोई ट्रायल चल रहा है और ट्रायल के दौरान मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये संक्षिप्त विचार लायक मामला नहीं है, इसका तो नॉर्मल ट्रायल होना चाहिए, तो क्या कार्रवाई होगी? तो उसके बारे में प्रावधान धारा 260(2) में है। जब संक्षिप्त विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला इस प्रकार का है कि उसका विचारण संक्षिप्त किया जाना अवांछनीय है, तो वह साथियों को पुनः बुलाकर परीक्षा कर सकेगा और विचारण संहिता में उपबंधित अन्य रीत से कर सकेगा। मान लीजिए किसी मामले का ट्रायल चल रहा है और उस समय मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है, मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि इस मामले का विचारण समरी ट्रायल के रूप में नहीं होना चाहिए बल्कि नॉर्मल ट्रायल के रूप में होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा कि जो विटनेस है उनको बुलाया जाएगा, उनका फिर से परीक्षा की जाएगी। अगर न्यायालय उचित समझता है तो फिर से परीक्षा की जाएगी और उसके बाद जिस तरीके से वो सोचता है उस तरीके से उसको ट्रायल किया जाएगा। अगर उसके पास पावर नहीं तो वह रेफ़र कर देगा उस व्यक्ति को जिसके पास इसकी पावर है। अब यहाँ पे हमने इतना देख लिया कि संक्षिप्त विचारण क्या होता है, संक्षिप्त विचारण क्यों किया जाता है, इसकी क्या आवश्यकता है और संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे किन अपराधों का विचारण संक्षिप्ततः किया जा सकता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है प्री मेंस दोनों में, तो अच्छे से समझिएगा। निम्न अपराधों का विचारण संक्षिप्त विचारण के रूप में किया जा सकता है। ऐसे अपराध जिनका उल्लेख धारा 260(1) से धारा 260(10) तक है। धारा 260(1) जो सेक्शन 260 का सब क्लॉज 1 है, उसमें 1 to 10 पॉइंट दिए गए हैं। अगर उनमें से कोई मामला है तो उसका संक्षिप्त विचारण होगा। ऐसे समस्त अपराध जो 261 में उल्लिखित है, मतलब कहाँ कहाँ प्रावधान है, धारा 260 के सब क्लॉज 1 में और धारा 261 में ऐसे मामलों के प्रावधान। अब देख लेते हैं धारा 260 के सब क्लॉज 1 में कौन से अपराध दिए गए हैं। वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास तथा 2 वर्ष की अवधि से अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है। मतलब संक्षिप्त विचारण केवल उन मामलों का हो सकेगा जो 2 वर्ष से कम दंड से दंडनीय है। बस सिंपल सा एक बात है, जो 2 वर्ष से कम दंड से दंड। देखिए कभी कभी एक्ट की भाषा बहुत जटिल लगने लगती है या अनावश्यक लगती है, जैसे मृत्यु, आजीवन कारावास और 2 वर्ष की अवधि के अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है। इसकी जगह अगर यह लिखा हो कि 2 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध, लेकिन फिर उनको मृत्यु के लिए अलग से स्पष्टीकरण देना होगा, आजीवन कारावास, इसलिए इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। हम आपको समझाने के लिए सिंपल शब्दों में बता रहे हैं, वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष की कारावास की अधिक कारावास से दंडनीय नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381 के अधीन चोरी, जहाँ चुराई गई संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं है। अगर संपत्ति का मूल्य जो चुराई गई है और 379-80 में जिसके लिए कार्रवाई चल रही है, अगर उसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक का है तो उसका संक्षिप्त विचारण नहीं होगा, लेकिन अगर 2000 रुपये से कम का है तो संक्षिप्त विचारण होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि ऐसा नहीं है कि 2000 रुपये से अधिक का है तो उसका संक्षिप्त विचारण नहीं होगा। मतलब ऐसा तो क्लियर है, बट ऐसा नहीं कि अगर 2000 रुपये से कम का है तो संक्षिप्त विचारण ही होगा। उसका नॉर्मल ट्रायल भी हो सकता है, ये कोर्ट की पावर के अंतर्गत आता है। बट अगर 2000 से ऊपर का है तो 100% संक्षिप्त ट्रायल नहीं होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन चोरी की संपत्ति को प्राप्त करना और रखना, जहाँ संपत्ति का मूल्य कितना है, 2000 रुपये। यही आपसे प्री में क्वेश्चन बन सकता है संपत्ति के मूल्य के बारे में कि कितने मूल्य तक की संपत्ति का चोरी के संबंध में समरी ट्रायल हो सकता है, तो आपको याद होना चाहिए 2000 रुपये। ठीक है, अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 414 के अधीन चुराई की संपत्ति छिपाने या बयान करने में सहायता करने में, जहाँ संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से कम हो। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 454, 456 के अधीन अपराध। अगला है भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन लोक शांति भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान तथा 506 के अधीन आपराधिक अवित्राश जो 2 वर्ष के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है। अगला है पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण, पूर्ववर्ती अपराधों में से किसी को करने का प्रयत्न जबकि ऐसा प्रयत्न अपराध है। अगला ऐसा कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसकी बाबत पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन प्रवाद लाया जा सके। अगर कोई पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन कोई कंप्लेन लाता है तो उसका भी समरी ट्रायल हो सकता है। अब धारा 261 की बात कर लेते हैं। ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से या जुर्माने से सहित या रहित 6 माह के अनधिक कारावास से दंडनीय है, ऐसे किसी अपराध का दुष्प्रेरण या प्रयत्न जो दंडनीय है, ये सब इन सब का क्या हो सकता है, ये समरी ट्रायल हो सकता है। इस प्रकार से क्लियर हो गया कि संक्षिप्त ट्रायल या समरी ट्रायल किन किन मामलों में हो सकता है और कहाँ इसका प्रोविजन दिया गया है। अब देख लेते हैं संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। समरी ट्रायल की जो प्रक्रिया होती है वो हमने एक सिंपल रूप से पढ़ लिया कि समन ट्रायल के समान होती है
और यहाँ पे हम और आगे की चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या है। इस अध्याय के अतिरिक्त वे प्रावधान लागू होंगे जो समन मामलों के विचार के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया में है। मतलब जो धारा 260 से 265 तक जो दिया गया है, इसके अलावा समन ट्रायल के जो प्रावधान है वो भी इसमें लागू हो सकेंगे। 3 माह से अधिक के कारावास का कोई दंडादेश दोषसिद्ध के मामलों में नहीं दिया जाएगा। अधिकतम सजा कितनी है? 3 माह के कारावास की। अब आपसे ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी कि समरी ट्रायल में मैक्सिमम पनिशमेंट कितना हो सकता है, तो 3 माह का कारावास या किसी प्रकार का जुर्माना। 3 माह का कारावास या जुर्माना, याद कर लीजिए, 3 माह का कारावास। संक्षिप्त विचारित मामलों में अभिलेख के बारे में धारा 263 में प्रावधान है। संक्षिप्त विचारण के मामले में मजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जैसा राज्य सरकार निर्दिष्ट करे निम्न विशिष्टियां प्रविष्ट करेगा। मामले का क्रम संख्यांक, अपराध किए जाने की तारीख, रिपोर्ट या परिवाद की तारीख, परिवादी का नाम, अभियुक्त का नाम, माता पिता का निवास स्थान व अपराध जिसका परिवाद किया गया तथा संपत्ति का मूल, अभियुक्त का अविभाग और उसकी परीक्षा, निष्कर्ष, दंडादेश, अंतिम आदेश और कार्यवाही समाप्त होने की तारीख। ये सब किसमें होगा? ये जो राज्य सरकार मजिस्ट्रेट जो समरी ट्रायल कर रहा है वो, उसमें जो राज्य सरकार इनमें से जो भी निर्दिष्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग वो डाटा रखेगा। अब यहाँ पे आपने देखा होगा जब आप नॉर्मल केस की फाइल या नॉर्मल केस की विशिष्टियाँ देखते हैं, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। बस अंतर इतना है कि इसमेमें संक्षिप्तता ये चीज़ें लिखी जाएंगी, उसमें विस्तृत रूप से लिखी जा सकती हैं। संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय, धारा 264। संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का विवेचन नहीं करता है, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश, निर्णय, निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन करते हुए अभिलेखित करेगा। ऐसा नहीं है कि निष्कर्ष के कारण नहीं लिखे जाएंगे, निष्कर्ष के कारण लिखे जाएंगे और वो कारण किस भाषा में लिखे जाएंगे, किस प्रकार से अभिलेख तैयार किया जाएगा, इसके बारे में प्रावधान धारा 265 में बताया गया। ऐसा प्रत्येक अभिलेख तथा निष्कर्ष निर्णय न्यायालय की भाषा में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? न्यायालय की भाषा में। उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारण के सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह अभिलेख या निर्णय उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार उक्त प्रक्रिया को अपना के संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। हमने इस पूरी वीडियो में क्या क्या क्लियर कर लिया? संक्षिप्त विचारण क्या है, इसका प्रोविजन कहाँ है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है, कौन से मामले संक्षिप्त विचारण हो सकते हैं, संक्षिप्त विचारण के मामलों में कितना दंड दिया जा सकता है, और संक्षिप्त विचारित मामलों में निर्णय कैसे लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा का प्रयोग होगा, ये किस प्रोविजन में है। अगर संक्षिप्त विचारण मामले की शक्ति मजिस्ट्रेट को नहीं और वो संक्षिप्त विचारण करता है किसी मामले का, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगर ट्रायल करते हुए बीच में मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये मामला संक्षिप्त विचारण के अंतर्गत नहीं आना, तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये सभी मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF पा सकते हैं। बाकी अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और GS के पार्ट को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। साथ ही अगर आप पेड ग्रुप चाहते हैं पूरा बेसिक GS का, तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है 7017254445, इस पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके या कॉल करके पेड ग्रुप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो बिहार जुडिशरी, बिहार APO, UP जुडिशरी का बेसिक कोर्स विद करंट अफेयर्स GS का पूरा पार्ट हम तैयार करवाते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ और पूरी तरीके से आपकी तैयारी कराएंगे। आपको केवल इतना काम करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का बेहतर कंटेंट लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।